हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो ऑफ समर्थ बैच। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। एक बार फिर से रिकॉल करा दूं बेटा मैं आपको, समर्थ बैच फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कराया जा रहा है यूट्यूब पर। सिंसियरिटी को मेंटेन करके रखना है, अटेंडेंस में पंक्चुअलिटी को शो करना है और आपको अच्छे अच्छे कमेंट से हमारी जो एनर्जी है उसको और बूस्ट अप करना है। ठीक है बेटा, कि ऑफलाइन क्लास के अलावा ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग्स के लिए कैसे कैसे हम समय निकालते हैं बेटा, कैसे हमारी समर्थ बैच के लिए हमारी पीसीएमबी टीम काम कर रही है, यह हम ही लोगों को पता है। हमारी ये एनर्जी आपके कमेंट्स हैं, आपकी मेहनत है जो आपको 2026 के नीट के पेपर के लिए समर्थ बनाएगी कि आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा पाएं। तो बेटा आज के इसी कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो क्या है आपका, वो है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर देखें, क्योंकि हम इंसान के ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में डील कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें बेटा, तो हम उसको क्लियरली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना बेटा। क्लियरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले को कहते हैं हम बेटा एक्सटर्नल जेनाइटल। पहला वाला जो कहलाता है बेटा वो कहलाता है एक्सटर्नल जेनाइटल्स, यानी ऐसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम या वो ऑर्गन्स जो बॉडी के आउटर सरफेस पर हैं और उनको हम देख सकते हैं, वो कहलाते हैं आपके एक्सटर्नल जेनाइटल्स। और जो दूसरे होते हैं बेटा वो होते हैं आपके इंटरनल जेनाइटल्स। बेटा मैं आपको याद दिला दूं, ये जो वीडियोस हैं बेटा ये नीट के बैच के लिए हैं। 11th-12th वाले बच्चों, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आपको इससे बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे डीपर वाली वीडियोस हैं बेटा। ये नीट के बैच बच्चों के लिए 100% फ्रूटफुल है। पर आप 11th में होते हुए आप मेरे को मैसेज करते हैं कि भैया 11th का बैच स्टार्ट कर दो, मैं 11th में हूँ। बेटा आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। प्रायोरिटी किस यूनिट की है, इंपॉर्टेंस किस यूनिट की है, उसके हिसाब से मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, उसकी सीक्वेंस को लेते हुए। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा कि मैं आधा चैप्टर 10th-12th का पढ़ा दूँ, आधा 11th का, ऐसा तो नहीं है। चैप्टर उठाऊंगा, उसकी यूनिट ख़त्म करूँगा बेटा। समझ में आई बात। कुछ बच्चों को इश्यूज़ राइटिंग से आ रहा है। अब देखो राइटिंग साफ लिखने की कोशिश करता हूँ, पर राइटिंग इतने साल का होने के बाद देखो अब चेंज करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए जो मैं वर्ड बोलता हूँ उसी के साथ आप थोड़ा सा रिलेट करके देखें कि मैं क्या लिख रहे हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर डॉक्टर्स की राइटिंग बेटा गंदी ही होती है, सही ना, ज़्यादातर की, सबकी नहीं, अच्छी कुछ है भी, लेकिन मैं एक ऐसा डॉक्टर हूँ जिसकी राइटिंग गंदी है, ठीक है बेटा। पर फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आपने बस वो लेक्चर की फ़ोटोग्राफ्स देख लेते हैं, आप उससे जज करने की कोशिश करें, ऐसे नहीं बेटा। लेक्चर पूरा देखो, क्या वर्ड मैंने बोला उससे स्पेलिंग करो, कुछ मेहनत खुद भी कर लो बेटा, है ना। हम इतनी मेहनत करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो थोड़ी बहुत तो आपको भी करनी ही पड़ेगी। चलिए, तो एक्सटर्नल जेनाइटल्स कौन से होते हैं बेटा, जो बॉडी के आउटर सरफेस पर होते हैं ना, ये आपके आउटर सरफेस ऑफ बॉडी पर होते हैं। दूसरी बात ये आपके कैन बी सीन विदाउट इंसीजन। इंसीजन समझते हो क्या होता है बेटा, यानी कि हम इसमें किसी भी तरीके से शरीर में कट ना मारे, बगैर कट के ही अगर हमें देखने को मिल जाता है तो उसको बोलते हैं, ये इंसीजन मतलब होता है कट, है ना। जो ऑपरेशन वगैरह के लिए कट करते हैं ना, बगैर कट किए ही अगर हमें देखने को मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया। दूसरे जो हमारा होता है वो होता है हमारा इंटरनल जेनिटेलिया, जो आपके इनसाइड बॉडी है बेटा, पहली बात। और दूसरी बात सीन आफ्टर इंसीजन। भाई पेट को काटा, अब आपको काटने के बाद दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई अंदर बच्चादानी है, यूट्रस है, अंदर आपकी ओवरी है। ये जो आपका है ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका इंटरनल जेनाइटल्स, ठीक है बच्चे। आगे अगर मैं बोलूँ आपको तो आप समझें बेटा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो शुरू कर रहा हूँ आज का टॉपिक, वो जो शुरू कर रहा हूँ बेटा, वो मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सटर्नल जेनाइटल से। तो हम जरा एक्सटर्नल जेनाइटल से टॉपिक के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। एक्सटर्नल जेनाइटल्स, एक्सटर्नल जेनाइटल कौन से होते हैं, जो बेटा शरीर के बाहरी हिस्से में प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं इनको देखने की कोशिश करूं बेटा, तो जो सबसे पहला हमें समझ में आता है वो है बेटा मॉन्स प्यूबिस। एक स्ट्रक्चर है बेटा, कौन सा, मॉन्स प्यूबिस। तो जो सबसे पहले आता है बेटा वो आता है मॉन्स प्यूबिस।
अब मॉन्स पीबिस क्या होता है, देखो पेट के निचले हिस्से में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके बाल होते हैं। अब उस बाल को अगर लड़का काटता है तो मोस्ट ऑफ लड़कों को कैसा फील होगा, हेयर क्लीन करने के बाद जब स्किन को टच करेगा तो कुछ कुछ ऐसा फील होगा जैसे यहाँ पे टच करते हैं, यानी थोड़ी हार्डनेस सी। लड़की अगर उस वाले एरिया को क्लीन करती है और उसको टच किया जाए तो बेटा ऐसा फील होगा जो लगभग जैसे यहाँ पे हम टच करते हैं, लगभग एग्जैक्टली नहीं, यानी कुल मिला के हार्डनेस फील नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लड़की के जहाँ पे ये बाल होते हैं उस एरिया में स्किन के नीचे फैट प्रेजेंट होता है। तो जो फैटी एरिया होता है ये सिर्फ लड़कियों में पाया जाता है, लड़कों में फैट नहीं होता है, अनटिल अनलेस वो ओबेज हो। नॉर्मल लड़के में ऐसा नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो क्या समझे आप, मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो मॉन्स प्यूबिस क्या है बेटा, अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो ये आपका फैटी एरिया है इन फीमेल्स इन प्यूबिक रीजन, है ना। प्यूबिक रीजन समझते हो बेटा क्या होता है? प्यूबिक रीजन मतलब पेट का निचला हिस्सा जहाँ पे ये बाल होते हैं, इन बालों का क्या नाम होता है बेटा? इन बालों का नाम होता है प्यूबिक हेयर, इनको बोलते हैं प्यूबिक हेयर। तो इस वाले एरिया में अगर हम देखें तो लड़की में इस तरीके से यहाँ पे हमें क्या है बेटा, इस तरीके से हमको यहाँ पर लड़कियों में जो है वो फैट दिखाता है। बेटा साइलेंट कर लेता हूँ फ़ोन, क्योंकि ये कॉल आएंगे फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। चलिए बच्चे, तो मॉन्स भी सबको समझ में आ गया बेटा। दूसरा जो हमारा टॉपिक है बेटा, इसमें दूसरा हमारा वर्ड आता है एक्सटर्नल जेनाइटल्स में, वो क्या आता है आपका बेटा? वो आता है आपका लेबिया मेजोरा। अगर आपसे पूछा जाए बेटा लेबिया मेजोरा क्या है, तो बेटा सिंपल सी बात क्या है लेबिया मेजोरा? लेबिया मेजोरा के बारे में बात करें तो ये क्या है? इट इज अ थिक स्किन फोल्ड। देखो एक तरीके से अगर हम बात करें, स्किन कह लो, मस्कुलर कह लो बेटा, है ना, मस्कुलर। देखो अगर फीमेल के पार्ट को देखा जाए तो हमें इस तरीके से एक पतली सी लाइन नज़र आती है बेटा, और इसके इधर और इधर ये आपका हमें इस तरीके से जो है वो आपका पार्ट नज़र आता है। ये जो पार्ट है बेटा ये होता है लेबिया मेजोरा। समझ में आई बात? ये होता है लेबिया मेजोरा। अब इस लेबिया मेजोरा के इसको अगर इस तरीके से हम आगे ओपन करेंगे ऐसे करके, तो ओपन करने के बाद इसके अंदर जो हमें स्ट्रक्चर नजर आएगा उसको हम बोलते हैं बेटा लेबिया माइनोरा। क्या कहेंगे हम उसको? लेबिया माइनोरा। यानी अगर मैं देखूं तो मैंने इसको जब इस तरीके से ओपन किया तो ओपन करने के बाद ये जो मेरे को ऐसे करके नजर आ रहा है इस तरीके से, ये जो नज़र आ रहा है बेटा ये है लेबिया माइनोरा। ये पतली सी खाल होती है जो आपको जब इसको ओपन करते तो अंदर ये हमें नज़र आती है, तो इसको हम लेबिया माइनोरा कहते हैं। समझ में आ गई बेटा? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? ठीक है। अब अगर मैं इसके आगे बताऊं आपको तो आप समझे बेटा, ये हमने एक वर्ड होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा? वेस्टिब्यूल। अब वेस्टिब्यूल क्या होता है बेटा? देखो ये आपका इस तरीके से लेबिया माइनोरा था, यहाँ पे आपके इस तरीके से लेबिया माइनोरा ये थी आपकी पतली सी खाल, ठीक है ना। इसके अंदर अभी जो जितना भी एरिया दिख रहा है आपको ये सब क्या कहलाएगा? आपका वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होता है बेटा? ये आपका एरिया इनक्लोज्ड, कहाँ बेटा? विद इन लेबिया माइनोरा। माइनोरा के अंदर वाले एरिया में जितनी भी चीज हमको दिखाई दे रही है उसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। अब इस वेस्टिब्यूल में क्या क्या पाया जाता है, अब जरा उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम वेस्टिब्यूल की बात करें बेटा तो क्या है बेटा, समझो। देखो इस वेस्टिब्यूल के अंदर हमें क्या क्या नजर आ रहा है, हम जरा उसके बारे में बात करते हैं। हम इसके क्या कहते हैं बेटा? कंपोनेंट्स पर बात करते हैं कि वेस्टिब्यूल पर क्या पाया जा रहा है। वेस्टिब्यूल के अंदर देखो बेटा समझते हैं वेस्टिब्यूल में क्या पाया जा रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो वेस्टिब्यूल में ये जो ऊपर साइड में यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे ना हमें एक डॉट सा, हमें एक पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर नजर आता है। ये जो बेटा पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ आपको? यहाँ पर ये जो पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बेटा, ये इसको बोलते हैं बेटा क्लाइटोरिस। ये सामने से हमें एक पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, पर बेटा ये पॉइंटेड नहीं होता है। इसको अगर हम पीछे से ऐसे खाल को करें तो ये हमें ऐसे नजर आता है, थोड़ा
सिलेंड्रिकल सा स्ट्रक्चर होता है जो अंदर की तरफ होता है। बाहर तो सिर्फ इसका ऐसे मान लो, अगर ये उंगली इतनी बड़ी है आपकी, तो आगे आपको सिर्फ ये टिप नजर आ रहा है, इतना सा, समझ रहे हो ना, ये सिर्फ इतना सा टिप नजर आ रहा है। पीछे देखेंगे तो पूरा इतना बड़ा ये स्ट्रक्चर नजर आता है। ये होता है बेटा क्लाइटोरिस, जिसको क्या कहते हैं बेटा, जिसको फीमेल पेनिस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं फीमेल पेनिस? क्योंकि बेटा ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट ये इरेक्शन हो जाता है, ये आपका मोस्ट सेंसिटिव होता है, ये बेटा सेंसिटिव होता है, इससे सेंसिटिविटी आती है बहुत ज़्यादा, अंदर से सेक्सुअल अराउजल जो है वो डेवलप होता है फीमेल को। इरेक्शन के टाइम पे थोड़ा सा एक्सटेंड आगे कर जाता है, ताकि जब सेक्सुअल कांटेक्ट हो, इरेक्शन वाला ये क्लाइटोरिस पेनिस के रगड़ के साथ और ज़्यादा स्टिमुलेट हो और फीमेल को सेक्सुअल अराउजल और ज़्यादा और सेक्सुअल प्लीजर उसको मिले। ये काम जो है वो आपका ये क्लाइटोरिस करता है। इसके बाद बेटा इसके अंदर मुझे क्या दिखाई देते हैं? इसके अंदर बेटा, इसके अंदर दो ओपनिंग नज़र आती हैं। एक तो चीज़ होगी क्लाइटोरिस, इसके अंदर बेटा क्या पाई जाती है? दूसरी चीज़ पाई जाती है इसके अंदर बेटा ओपनिंग्स। ओपनिंग अगर हम देखें बेटा तो इसमें एक ओपनिंग होती है यूरिथ्रल ओपनिंग। यूरिथ्रल ओपनिंग का मतलब होता है बेटा वो ओपनिंग जो आपके क्या करेगी बेटा, जिससे आप यूरिनेशन करते हो। बेटा आपने थोड़ा राइटिंग के लिए बोला था, तो मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि राइटिंग को कहीं ना कहीं किसी तरीके से ऐसे लिखूँ कि समझ में आए। अब बिल्कुल देखो तो जैसी है वैसी है, पर मैं थोड़ा सुधार कर सकता हूँ बेटा, है ना। तो यूरिथ्रल ओपनिंग क्या होती है बेटा? ये वाली ओपनिंग, जिससे यूरिन बाहर आता है। समझ में आई बेटा? तो लड़कियों में दो ओपनिंग होती है, लड़कों में एक ही ओपनिंग थी। दूसरी जो आपकी ओपनिंग होती है बेटा वो होती है ये वेजाइनल ओपनिंग। ये होती है बेटा वेजाइनल ओपनिंग। समझ में आई बात? दूसरी जो ओपनिंग होती है वो कौन सी होती है बेटा? वो होती है आपकी वेजाइनल ओपनिंग। अब बेटा है क्या, समझो। अब है ये कि अगर मैं वेजाइनल ओपनिंग को देखता हूँ, मान लीजिए मैंने इस तरीके से वेजाइनल ओपनिंग को देखा, तो वेजाइनल ओपनिंग को जब मैं ध्यान से देखता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि इस ओपनिंग के अंदर इस तरीके से ऐसे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। जो ओपनिंग इतनी बड़ी, वो एक्चुअल में इतनी बड़ी दिखाई देती है अंदर वाली। क्यों? क्योंकि ये बेटा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, और मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है बेटा? मेम्ब्रेन का नाम होता है हाइमेन। हाइमेन। अब एक कोई लड़की जो वो वर्जिन लड़की है, वर्जिन का मतलब होता है जिसने सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं किया हुआ है, तो बेटा ये मान के चलते हैं कि इसके अंदर हाइमेन होता है, ये मेम्ब्रेन होगी। अगर सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ है, पेनिस का इंसर्शन उसकी बॉडी में हो गया है, तो बेटा ये हाइमेन पहले रप्चर होगी। जब ये रप्चर होगी तो ये जो वेजाइनल कैनाल है बेटा, ये अब आपकी इस तरीके से हो जाएगी। ये मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगी तो छोटी सी ओपनिंग अब बड़ी सी हो जाएगी। मेम्ब्रेन रप्चर होगी तभी पेनिस अंदर इंसर्ट कर सकता है। अब कुछ बेवकूफ़ लोग क्या करते हैं, उनकी मेंटालिटी ये है कि किसी का अगर हाइमेन नहीं है तो उसके दिमाग में ये आता है नहीं इसने सेक्सुअल कांटेक्ट पहले कर रखा होगा। बेटा ये एक्सीडेंटली भी रप्चर हो जाती है। ये जो आपकी हाइमेन है, ये जो आपका हाइमेन है, अगर हम बात करें, ये हाइमेन बेटा जो है ये एक्सीडेंटली भी रप्चर हो जाता है। मान लो आपने साइकिलिंग करी और साइकिलिंग में आपका पैर जो है वो फिसल गया, तो आप जैसे ही गिरोगे तो गद्दी से ये हाइमेन टूट सकता है। सही है ना। आप बेटा जिम्नास्टिक पे करते, आप जिम्नास्टिक करते हो, आप सर्कस में हो जिसमें लेग्स को क्या करा है बेटा, वाइड इरेक्ट किया जाता है, तो उसकी स्प्रेडिंग की वजह से, स्ट्रेचिंग की वजह से ये इसमें पड़ता है बेटा जोर, और ये रप्चर हो सकती है। हॉर्स राइडिंग, क्योंकि हॉर्स राइडिंग में आपके लेग्स वाइडली ओपन्ड होते हैं, तो उसकी वजह से भी बेटा इशू हो सकता है। समझ में आ रही बात नहीं? तो बहुत सारे रीज़न हैं, ठीक है ना, रेसलिंग वगैरह और भी रीज़न है जिसमें आपका इस पर जोर पड़े। अब बगैर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के रप्चर हो सकती है, बिल्कुल रप्चर हो सकती है। समझ में आ रही बात? तो इसमें बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं थी कि जिसका हाइमन नहीं है इसका मतलब उसने सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं किया होगा, मतलब उसने किया हुआ है, ठीक है ना। हम इससे वर्जिनिटी, अगर ये है वर्जिनिटी समझते हो ना, वर्जिनिटी मतलब वही जो सेक्सुअल कांटेक्ट हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस चीज़ को इससे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये नहीं है तो इसका मतलब ये है कि बेटा और भी रीज़न है जिसमें जो है ये आपका टूट सकता है बगैर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के। क्लियर है बेटा? दूसरी चीज़ें समझ में आ गई बेटा। अब क्या होता है आपके इस वेस्टिब्यूल में और क्या पाया जाता है? इस वेस्टिब्यूल में आप महसूस करेंगे, महसूस तो खैर क्या कर पाओगे क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि इसमें दो प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इसके अंदर जो तीसरी चीज पाई जाती है बेटा वो पाई जाती है आपकी ग्लैंड्स।
वेस्टिब्यूल जो है, इस वेस्टिब्यूल में ये यूरिन वाली ओपनिंग और ये आपकी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वाली ओपनिंग है। इसमें ना ग्लैंड्स पाई जाती हैं, तो इसके आसपास यहाँ पर भी ग्लैंड होंगी और इसके आसपास यहाँ पर भी ग्लैंड होंगी। ये जो ग्लैंड होती है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं स्किन ग्लैंड। स्किन ग्लैंड का ही दूसरा नाम होता है पैरायूरिथ्रल ग्लैंड। बेटा एक बात समझ लो लड़कों, तुम्हें बता रहा हूँ मैं, क्या बता रहा हूँ कि लड़की के जैसे हमारा एक रूटीन होता है और वो ये हो जाता है कि हम जब भी वॉशरूम जाते हैं उसके बाद बाहर आते हैं तो हाथ धोते हैं, हमारी एक रूटीन लाइफ में आ जाता है। ऐसी लड़कियों की एक रूटीन लाइफ में ये चीज़ आ जाती है कि जब भी वो वॉशरूम जाती हैं अपने वेजाइनल पार्ट को पानी से धोने के बाद ही उठती हैं, वो ये उनके रूटीन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि लड़की बैठ के यूरिन करती है। जब वो यूरिन करती है तो बेटा लेबिया मेजोरा ओपन हो जाता है, माइनोरा ओपन हो जाता है, वेस्टिब्यूल एक्सपोज हो जाता है। अब जब वो यूरिन करती है कुछ यूरिन की ड्रॉप्स जो हैं वो उसके ना वेस्टिब्यूल पर लग जाती है। अब अगर वो ऐसे ही उठ गई तो जो यूरिन की ड्रॉप है वो तो अंदर बंद हो जाएगी। यूरिन के अंदर क्या होंगे, जर्म्स बहुत जल्दी ग्रो करेंगे और लड़की को इचिंग, इरिटेशन, रेडनेस, स्वेलिंग, वाइट डिस्चार्ज ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अब ऐसा ना हो तो उनकी जो बड़ी होती हैं, बड़ी का मतलब लड़कियां ज़्यादातर क्लोज जो होती हैं वो होती हैं भाभी, मामी, चाची। मम्मी से इस तरीके की बात करने में बहुत सारी लड़कियां हेजिटेट करती हैं, पर इन तीन लेडीज से वो बड़े आराम से करें तो वो ही इनको गाइड करती हैं, सेक्स एजुकेशन देती हैं कि हाउ टू मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन। वो उनको फिर बताती हैं कि बेटा तुझे ये प्रॉब्लम हुई तो तू साफ सफाई रखा कर। अब कभी आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो और उस लॉन्ग ड्राइव पर आपको यूरिन बीच में आ गया, कहीं पर कोई क्लीन करने की जगह है नहीं, तो उस टाइम पर आप क्या है, पानी के तो नहीं वेट करोगे कि पानी लाओ मैं तभी यूरिन करूँगी, क्योंकि वो लड़की तो वैसे ही थोड़ी सी सहमी हुई होगी, क्योंकि उसको डर होता है थोड़ा पर्सनल कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। तो ऐसे टाइम पर, इस इमरजेंसी टाइम पर हमारे पास क्या होती है, स्किन ग्लैंड, जो अगर थोड़ी बहुत यूरिन की ड्रॉप लग जाती है तो ये उसको जैसे डिटॉल वगैरह होता है ये साफ़ कर देता है ना, सैनिटाइज़र क्लीन करता है, ऐसे ये टेम्परेरी बेसिस पर उसको क्लीन कर देता है, पर हमेशा नहीं। हमेशा करोगे तो फिर ये काम नहीं कर पाता, फिर आपको वो रेडनेस, इचिंग वगैरह होगी। तो ये क्या करता है, पैरायूरिथ्रल ग्लैंड है, तो ये यूरिन के जो इन्फेक्शन होता है उस यूरिन के इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है बेटा। दूसरा क्या आता है बेटा, दूसरा आता है या आपका जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। इसको बोलते हैं बेटा बार्थोलिन ग्लैंड। अब एक बात समझो, लड़का सेक्सुअल एक्साइटेड है वो हमें कैसे पता लगता है, इरेक्शन ऑफ पेनिस। कौन सी आर्टरी करती है बेटा, ब्लड कहाँ से आता है आपका, हेलिसिन आर्टरी। उस ब्लड की वजह से उस पर प्रेशर पड़ता है और इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है। ये बात आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ। जिन्होंने बेटा वीडियो नहीं देखी है वो आप वीडियो पहले देख लें। टेलीग्राम पे सारे आपको असाइनमेंट वगैरह, नोट्स वगैरह, टेस्ट वगैरह आ जाएंगे बेटा, इसका लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है आपको। ठीक है बेटा, तो उससे आप जाएं, टेलीग्राम को फॉलो करें और बेटा टेलीग्राम को फॉलो करके आप जो भी नोट्स वगैरह वो आप अवेलेबल करें, ले क्वेश्चंस को सॉल्व करें। चलिए बेटा, तो ये जो बार्थोलिन ग्लैंड होता है, अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ये बार्थोलिन ग्लैंड क्या है बेटा, जब लड़की सेक्सुअली एक्साइटेड होती है, लड़का सेक्सुअली एक्साइटेड है, कैसे पता लगता है, इरेक्शन ऑफ पेनिस से। लड़की सेक्सुअली एक्साइटेड है ये कैसे पता लगेगा बेटा, एक तो वही क्लाइटोरिस थोड़ा सा इरेक्ट हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ हम बात करें तो लड़की के जो वेजाइनल कैनाल है, वो जो रास्ता है पूरा का पूरा जिससे मेंसेस का ब्लड आता है या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के टाइम पे पेनिस की एंट्री होगी, वो जो रास्ता है वो बेटा लुब्रिकेट कर जाता है। लुब्रिकेट का मतलब क्या हो गया, उसमें फ्लूइड, स्लिपरी फ्लूइड डिस्चार्ज होना शुरू होता है। वाई, ताकि स्लिपरी फ्लूइड होगा तो वो जो पेनिस की रगड़ से, फ्रिक्शन से पेन होना था वो पेन नहीं हो पाएगा। समझ भाई बात। तो ये बेटा ये बार्थोलिन ग्लैंड क्या करती है बेटा, अगर मैं बताऊं आपको तो बार्थोलिन ग्लैंड क्या करती है, ये आपका इट लुब्रिकेट्स किसे बेटा, वेजाइनल कैनाल। ये वेजाइनल कैनाल को लुब्रिकेट कर देती है। ठीक है ना, जिससे क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन रिड्यूस होता है सेक्स के टाइम पर, और वो जो है वो पेनलेस कंडीशन हो जाती है। पेनलेस का मतलब वो जो जिस तरीके का पेन होना था वो नहीं होगा, कम होगा। समझ में आई बात नहीं आई। तो बेटा ये वेस्टिब्यूल के बारे में सबको कहानी समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं ना, ठीक है ना।
तो ये आपके जो है ये आपके बाहर से हमने वेस्टिब्यूल देख लिया, ग्लैंड तो हम नहीं देख सकते पर वेस्टिब्यूल तो देख सकते हैं, इसलिए हम इसको एक्सटर्नल जेनिटल्स के अंतर्गत देखते हैं। बेटा हमने अभी तक क्या पढ़ा, अगर हम बात को समझें थोड़ा सा, फीमेल के हिसाब से अगर हम बात करते हैं बेटा, तो हमने उसको बोला कि बेटा फीमेल जो है हम उसको एक्सटर्नल और इंटरनल में डिवाइड करेंगे, ये मैंने अभी अभी आपको बताया, ठीक है ना। ये सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे, हार्मोन्स जो निकालेगा ओवरी, अभी मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में, कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं, अभी ये टॉपिक थोड़ा सा रहता है, ठीक है ना। हम जो बात कर रहे हैं बेटा वो ये है कि अभी एक्सटर्नल जेनिटल्स में अगर मैं आगे बात बताऊं आपको, तो बेटा टॉपिक आता है आपका किसका, टॉपिक आता है आपका बेटा ब्रेस्ट का। भाई ब्रेस्ट जो होता है वो एक्सटर्नल जेनिटल ही तो है, बाहर ही तो बॉडी के प्रेजेंट है, समझ में आई बात। तो ये आपको समझना है। ब्रेस्ट को बेटा मैमरी ग्लैंड्स भी कहते हैं, ये मैमल्स में पाया जाता है आपका, मैमल्स के अंदर ये होता है बेटा। और ये जो मेमोरी ग्लैंड होती है, ये किसका काम क्या होता है बेटा, इसका काम होता है मिल्क बनाने का, है ना। ऊपर वाले ने ये फीमेल को इसलिए दिए हैं क्योंकि ये मिल्क बनाए, अपने अंदर स्टोर कर पाए। अच्छा, मैमल्स के ही अंदर ब्रेस्ट क्यों पाए जाते हैं, कभी सोचा है मैमल्स के ही अंदर ब्रेस्ट क्यों होते हैं, और मैमल्स के अंदर जो ब्रेस्ट है उसमें मिल्क बनता है, तो ये मिल्क ही क्यों बनता है, और कुछ नहीं बन सकता। तो बेटा ध्यान रखो, मैमल्स के जो बच्चे होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है जिस टाइम वो पैदा होते हैं। उस टाइम पे एक्सटर्नली कुछ भी चीज़ अगर आपने उसको खाने को दे दी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, मोस्ट ऑफ टाइम इन्फेक्शन की वजह से वो मर सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अब ऐसे केस में ऊपर वाले ने पता है कि इसके जो बच्चा है, इसके बच्चे के अंदर उतना न्यूट्रिशन और उतना डाइजेशन करने की क्षमता नहीं है, तो बेटा वो क्या करते हैं, ऊपर वाले ने मदर के ब्रेस्ट बनाए, उस ब्रेस्ट के अंदर मिल्क बनाए जो ऑलरेडी सेमी डाइजेस्टेड होता है। बच्चों को उसको पचाने में ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो इसलिए ब्रेस्ट बनाए गए ताकि वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड को अपने अंदर स्टोर करे और उस सेमी डाइजेस्टेड या पार्शियल डाइजेस्टेड फूड को बच्चे में ट्रांसफ़र करे ताकि उसको पचाने में आसानी रहे। ये सिर्फ मैमल्स के बच्चों में ऐसे, ज़्यादातर मैमल्स के बच्चों के अंदर ऐसा इशू है। जिनके अंदर ये नहीं होते हैं ब्रेस्ट, उनके अंदर बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है कंपेरेटिवली इनके कंपैरिजन में, तो बाहर की चीज़ों को खा सकते हैं। चिड़िया का बच्चा पैदा होता है, उसको कीड़ा मुंह में डाल दो, खा लेगा, चबा जाएगा, डाइजेस्ट कर जाएगा। इंसान के बच्चे को मुंह में डाल दो, नहीं कर पाएगा। समझ गए बेटा, तो यही बात आपको समझनी है। तो ये बेटा ब्रेस्ट जो है आपको पता होना चाहिए, ब्रेस्ट आपके दो होते हैं, आपको क्लियरली पता है बेटा। ये जो ब्रेस्ट होते हैं अगर हम देखें तो इनके अंदर कैसे, क्या डायग्राम समझ में आ रहा हो या एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें क्या है बेटा कि इसके अंदर इस तरीके से बेटा ये एल्वियोलीज होते हैं, ये मेमोरी एल्वियोलीज, ठीक है ना। ये एल्वियोली इस तरीके से बेटा ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपके जा रहे होते हैं, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, ये है मेमोरी एल्वियोली, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जा रहे हैं, इनको बोलते हैं क्या बेटा, मेमोरी डक्ट्स। फिर ये बीच में बेटा फूल जाते हैं थोड़े से ना, इनको क्या कहते हैं बेटा, मेमोरी एम्पुला। फिर ये इस तरीके से आगे जाते हैं बेटा, एक ब्रेस्ट को अगर देखा जाए बेटा, ब्रेस्ट को अगर देखा जाए तो इस तरीके से ये इसके निप्पल्स हैं और इसका जो सेंट्रल एरिया होता है ना थोड़ा डार्क होता है, ठीक है बेटा। ये सारे के सारे पाइप इसके अंदर खुल जाते हैं। अब एम्पुला के बाद वाले जो पाइप का स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं बेटा, लैक्टिफेरस डक्ट्स। जो ये डार्क एरिया होता है इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको बोलते हैं बेटा क्या, एरियोला, और जिसका ये एक्सटेंशन क्या कहलाता है बेटा, निप्पल। मैंने शॉर्ट में इसी डायग्राम को समझाने की कोशिश करी जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है बेटा, ये लोब्स के अंदर क्या पाया, लोब मतलब पार्ट्स है ना, यहाँ पे आपके इस तरीके से बेटा ये कंपार्टमेंट से होंगे, ये लोब्स होंगे आपके, उसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं बेटा, ये मेमोरी एल्वियोली। मेमोरी एल्वियोली से निकलने वाले पाइप का नाम मेमोरी डक्ट, जो बेटा बीच में फूल जाता है, फूले हुए पोर्शन को क्या कहते हैं बेटा, एम्पुला। उसके बाद के डक्ट को क्या कहते हैं बेटा, लैक्टिफेरस डक्ट। देख लो सेम टू सेम चल रहा है। फिर ये सेंट्रल एरिया होता है जो डार्क होता है, इसको हम क्या कहेंगे, एरियोला, और एक्सटेंशन को क्या कहेंगे बेटा, निप्पल्स। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना, चीज़ें क्लियर है बेटा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, आपको क्लियरली चीज़ें पता होंगी कि आपका ये जो फर्स्ट मिल्क होता है, इस फर्स्ट मिल्क को हम क्या कहते हैं बेटा, कोलोस्ट्रम।
इसको क्या कहते हैं बेटा हम, कोलेस्ट्रम। ये जो कोलेस्ट्रम है बेटा, इसके अंदर हर चीज होती है। अगर हम बोल रहे हैं एंटीबॉडी, नाम सुना है बेटा? एंटीबॉडी क्या होता है? जो दुश्मन से लड़ता है। पूछा जाए कौन सा एंटीबॉडी होता है? आईजीए। हम जो बोलते हैं ना बेटा लड़ाई हो रही हो तो कहते हैं बेटा माँ का दूध पिया तो वहां मिलियो। भाई ये जो माँ का दूध पिया है वहां मिलियो का मतलब हमें ये लग रहा है कि बेटा इस माँ के दूध को पीने से ताकत मिलती है। यस इट इज राइट, माँ के दूध को पीने से ताकत मिलती है। पर क्या इसमें लोगों से लड़ने की ताकत मिलती है कि माँ का दूध पी रहा तो ये घूस हमारा सामने वाला सेट? नहीं भाई, माँ के दूध के अंदर एंटीबॉडी है ए, तो इससे ताकत मिलती है, पर रोगों से लड़ने की, रोगों डिजीज से लड़ने की, लोगों पीपल से लड़ने की नहीं। तो यह आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन करता है बेटा। समझ में आई बात? यह आपके किसको मेंटेन करेगा बेटा? इम्यूनिटी को। क्लियर है? इसके अंदर हर चीज होती है, इसके अंदर हर चीज होती है, जितनी भी चीज हमें चाहिए माँ के दूध के अंदर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, सब ऑल एसेंशियल्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा। बस क्या नहीं होता है बेटा? क्या नहीं होता है? विटामिन सी और बेटा आयरन। क्यों नहीं होता है यार? तुम खुद देख लो ना, दूध में तुम नींबू की 2 बूंद निचोड़ दो, दूध में नींबू की 2 बूंद निचोड़ दोगे तो बेटा होगा क्या? वो जो दूध है वो फट जाएगा। ये दूध कहाँ बन रहा था? ये जो बेटा एल्वियोली था ना, एल्वियोली, इस एल्वियोली के अंदर ही आपका मिल्क फॉर्मेशन सिक्रीशन होता है। फिर ये इन पतले पतले पाइपों से होके जाता है। अगर इसके अंदर दूध में विटामिन सी आ गया, खट्टापन आ गया, तो दूध तो गाढ़ा हो जाएगा, तो ये तो ब्लॉकेज कर देगा, आगे वो बह नहीं पाएगा। जब ब्लॉकेज हो जाएगा तो क्या होगा? अंदर ही बेटा आपका क्या होता है? ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो जाता है। ठीक है ना? तो ये क्या करता है बेटा आपका? ये अवॉइड करता है आपका ब्रेस्ट कैंसर को। कैसे? मैंने आपको बताया, बाय अवॉइडिंग क्या? ब्लॉकेज। कोई प्रॉब्लम? सबको समझ में आई बात? जो मिल्क बनता है, आपको ध्यान रखना है, जो मिल्क बनता है वो मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन बनता कौन कौन बनाता है बेटा? हार्मोन का नाम बेटा पीआरएल। पीआरएल मतलब प्रोलैक्टिन। ये याद रखना, ये मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन है। कहां से निकलता है? ब्रेन का पार्ट याद आ रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ब्रेन का पार्ट है ये बेटा उसी से ही निकलता है। समझ में आई बात? अब बन तो गया अंदर, बाहर कैसे निकले? बन तो गया, बाहर कैसे निकले? तो बाहर तो भाई भैंस का जो दूध होता है वो उसके थनों में बन गया। अब बाहर कैसे निकलता है? तो वो जो दूध वाला होता है वो दूध को काटता है ना, वो उसका जो थन होता है, अडर होता है, उस पर प्रेशर मेंटेन करता है, जिससे पुश प्रेशर क्रिएट होता है और वो मिल्क बाहर आता है। तो ऐसे ही जो ह्यूमन ब्रेस्ट है उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, पुश प्रेशर क्रिएट होता है। और कॉन्ट्रैक्शन करवाने का किसका काम होता है बेटा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को ही हम पिटोसिन भी कहते हैं। और इसी को ही पढ़ा होगा बेटा 11th क्लास में, इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। लव हार्मोन क्यों कहते हैं? जब वो टॉपिक आएगा तब बताएंगे। फिलहाल अभी इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्शन करवाने में हेल्प करेगा। मेंसेस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ऑक्सीटोसिन। डिलीवरी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ऑक्सीटोसिन। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ऑक्सीटोसिन। ये यही करता है। मोटे तौर पर जितने भी ये हैं, जितने भी ये आपके पूरा ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसके बारे में बताऊं आपको तो बेटा आप कुछ इस तरीके से समझिएगा कि मैं अगर ब्रेस्ट के टिश्यूज की बात करूं, तो बेटा ब्रेस्ट को 3 टिश्यूज में डिवाइड कर सकता हूं। बेटा पहला टिश्यू क्या होता है? पहला टिश्यू होता है आपका फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू क्या होता है बेटा? फाइब्रस टिश्यू आपका वो टिश्यू है जो क्या करता है बेटा? ये फॉर्म क्या भाई, फाइबर्स कहाँ जरूरी होते हैं? आपका जो डक्ट सिस्टम बनाने में मजबूती होनी चाहिए ना, तो उसको मजबूती देने के लिए जो होता है वो कौन से होते हैं? आपके फाइब्रस टिश्यूज। तो ये उसके डक्ट सिस्टम को बनाने में हेल्प करते हैं, पाइप्स बनाने में हेल्प करते हैं, मजबूती देने में हेल्प करते हैं। दूसरा क्या होता है बेटा? दूसरे होते हैं इसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यूज। ग्लैंडुलर टिश्यूज क्या होते हैं बेटा? ये वो होते हैं जो किसे बनाएंगे? आपके ग्लैंड्स को बनाएंगे। और ये जो ग्लैंड्स हैं ये क्या करेंगे बेटा? ये जो ग्लैंड्स हैं ये ग्लैंड्स को बनाएंगे और ये जो क्या करेंगे? ये सिक्रीशन का काम करेंगे। भाई मिल्क भी तो कहीं से बन रहा है यार, एल्वियोलस, एल्वियोली।
तो ये क्या, ये ग्लैंड ही तो है जो किसी न किसी चीज को सिक्रीट कर रही है बेटा, सही है ना। जो तीसरी चीज है आपकी, जो तीसरी चीज है आपकी, वो क्या है बेटा, एडिपोज टिश्यू। अब बात आती है एडिपोज टिश्यू क्या होता है, तो एडिपोज टिश्यू होता है फैटी टिश्यू। भाई एक बात देखो, मैं थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, हो सकता है थोड़ा सा आपको सेंटेंस मेरा ठीक ना लगे, पर मैं कैसे समझाऊं, मुझे यही समझाना पड़ेगा। देखो, लड़कियों के, कई लड़कियों के ब्रेस्ट के साइज जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, कई क्या सभी के होते हैं, किसी के ब्रेस्ट का साइज कुछ छोटा होता है, किसी का ब्रेस्ट का साइज मीडियम, किसी का कुछ हैवी। अब ये ब्रेस्ट के साइज को अगर हम देखें तो बेटा ये बात समझ लो, ऐसा पहला मिथ तो ये हटा दो बिल्कुल दिमाग से कि जिसका ब्रेस्ट का साइज छोटा है उसको ब्रेस्ट में कम मिल्क आएगा, जिसका ब्रेस्ट का साइज बड़ा है उसका मिल्क ज़्यादा आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि ये जो मिल्क बनता है वो मेमोरी एल्वियोली होती है, ये ब्रेस्ट के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती ज़्यादातर, ये लगभग लगभग अप्रॉक्सीमेटली लगभग सब में सेम होती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है बेटा, कि ये जो साइज ऑफ ब्रेस्ट होता है ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है बेटा फैटी टिश्यू। आपका मान लो अगर मैं ऐसे कहूँ कि भाई ये एल्वियोली एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, तो ब्रेस्ट का साइज क्या हो गया ये। और यही मैं कैसे कर दूं बेटा, एक यहाँ है, 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 तो ब्रेस्ट का साइज क्या होगा, कंपेरेटिवली बड़ा। देखो काउंटिंग में अगर देखें तो काउंटिंग तो 5 ही है ना, तो ब्रेस्ट का साइज बड़ा हो गया, तो साइज डिसाइड, मिल्क किस में बनेगा, इसमें, तो मिल्क तो बेटा लगभग बराबर ही बन रहा है, मिल्क तो बराबर ही बन रहा है आपका, क्योंकि जिसमें बन रहा है वो तो संख्या बराबर है। हाँ साइज में देखने में बड़ा हो रहा है, क्यों, क्योंकि बीच में है गैप, और गैप में क्या भरा हुआ है बेटा, फैट। सबको समझ में आई बात। तो ये जो आपका फैटी टिश्यू होता है ये स्पेशली आपका क्या करता है, ये साइज को लिए रिस्पॉन्सिबल स्पेशली होता है। तो बेटा एक्सटर्नल जेनिटल सबको समझ में आ गई मेरे बच्चे, किसी भी तरह की कोई समस्या वाली बात किसी को, ठीक है ना। हमने ब्रेस्ट के बारे में बेटा हमने पढ़ा, हमने ब्रेस्ट के बारे में साफ साफ बात क्या पढ़ी, हमने ब्रेस्ट के बारे में पढ़ा बेटा इसके अंदर लोब्स होते हैं, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बेटा, 15 से 20 लोब्स है, जिसके अंदर क्या होगी बेटा, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, मेमोरी एल्वियोली। मेमोरी एल्वियोली क्या करती है बेटा, मिल्क सिक्रीट करती है, और जो किस में स्टोर हो जाता है, उसके कैविटीज के अंदर। समझ में आई बेटा, ये आपके किस में कंटिन्यू हो जाते हैं, मेमोरी डक्ट्स में। जो डक्ट है वो बीच में ओपन वाइडली स्पेस वाला होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्पुला, और वो किससे कनेक्टेड होता है, लैक्टिफेज डक्ट से, जो किस में कंटिन्यू हो जाता है आपका, निप्पल्स में। समझ में आई बात। और यही तो बात मैंने आपको समझाई है, मैंने कौन सी नई बात बताई है बेटा, यही सेम टू सेम बात समझाई है बच्चे। क्या बताई थी कि ये आपका यहाँ पर बनेगा, फिर मेमोरी डक्ट में कंटिन्यू जाएगा, वाइडर एरिया एम्पुला, लैक्टिफेज डक्ट में कंटिन्यू हो गया, किस में ओपन हो जाएगा, ये आपके निप्पल्स में। ठीक है बेटा, तो एक्सटर्नल जेनिटल्स मेरे हिसाब से बेटा आप लोगों को समझ में आ गए हैं। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात किसी को। चलिए अब हम जो शुरू कर रहे हैं बेटा, वो शुरू कर रहे हैं, वो किसे शुरू कर रहे हैं बेटा, वो शुरू हम कर रहे हैं क्या, इंटरनल जेनिटल्स। ठीक है बेटा, अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या शुरू हो रहा है बेटा, इंटरनल जेनिटल्स। अब हम जरा इंटरनल जेनिटल्स के बारे में बात करते हैं। इंटरनल जेनिटल्स को अगर मैं समझाऊं बेटा तो क्या है इंटरनल जेनिटल्स। इंटरनल जेनिटल वो हमारे शरीर के अंदर वाला पार्ट जो हमें आंखों से इस तरीके से दिखाई नहीं देता है, उसको हम क्या कहते हैं, वो कहलाता है आपका इंटरनल जेनिटल्स। कोई भी समस्या वाली बात बेटा किसी को, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना। चलिए बेटा अब आ जाओ आगे। इंटरनल जेनिटल्स पर अगर हम बात करें तो बच्चे एक बात समझिए आप कि ये जो इंटरनल जेनिटल्स है इसमें सबसे पहला आपका प्रेजेंट होता है बेटा यूट्रस। ठीक है ना, यूट्रस। बेटा यूट्रस में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन क्या कहलाता है आपका, ये पोर्शन कहलाता है आपका फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब, इस फेलोपियन ट्यूब का ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है बेटा, फिम्ब्रिया। ये फिम्ब्रिया क्या होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, उसके बाद जो फिंगर है वो कंटिन्यू हो जाती है किसमें बेटा, इस कॉमन एरिया को हम क्या कहते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम इनफंडिबुलम। उसके बाद ये जो वाइड पार्ट है, सबसे ज़्यादा वाइड पार्ट क्या होता है बेटा, एम्पुला। और जो सबसे नैरो पार्ट होता है, पतला पार्ट, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, इस्थमस। तो सबको फेलोपियन ट्यूब समझ में आ गई। फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, ओविडक्ट। ठीक है,
वर्ड क्लियर हो गया मेरे बच्चे? कोई समस्या वाली बात तो नहीं ना? बहुत बढ़िया। अब आ जाओ आगे। अब हम लेयर की बात करते हैं। ये जो यूट्रस है, ये यूट्रस की 3 लेयर है। ये लेयर हो गई कौन सी बेटा? आउटर लेयर। सबको समझ में आ रही बात? ये कौन सी होती है बेटा? आपकी मिडल लेयर। मिडल लेयर किससे बनी हुई होती है? आपके मसल से, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा? मस्कुलर लेयर। ये मस्कुलर लेयर भी है। और मसल का काम क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन करना, तो इसलिए हम इसको कॉन्ट्रैक्टाइल लेयर भी कहते हैं। तो इसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल लेयर भी कहते हैं। एंडोमीट्रियम कौन सी होती है बेटा? एंडोमीट्रियम कौन सी होती है? सबसे इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर। इसके अंदर बेटा क्या होता है? कुछ ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, इसलिए हम इसको सिक्रीटरी या ग्लैंडुलर लेयर भी कहते हैं। समझ में आ रही बेटा बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? तो ये सिक्रीटरी या फिर ग्लैंडुलर लेयर भी हम इसको कहते हैं। ये हर महीने बनती है और हर महीने टूट के बाहर आ जाती है मेंसेस में, इसलिए हम इसको बेटा टेम्परेरी लेयर भी कहते हैं। ये आपका टेम्परेरी लेयर भी कहलाएगा। सबको समझ में आ रही बात? तो ये आपका जो है बेटा ये टेम्परेरी लेयर भी कहलाता है। तो ये बात आपको बेटा पता होनी चाहिए, आपका टेम्परेरी लेयर भी कहलाएगा। कोई कन्फ्यूजन वाली बात तो नहीं ना? तो आपको ध्यान रखनी है, ये जो आपके मायोमीटियम और आपकी ये पेरीमीटियम है, ये अगर एक बार बन गई तो बेटा ये बन गई, ये आपकी बन गई, ये हो गई बेटा परमानेंट लेयर। ये हो गई परमानेंट लेयर। ये हर महीने टूट के बाहर आती है, इसलिए ये क्या होगी बेटा? आपकी टेम्परेरी लेयर। कोई समस्या वाली बात तो नहीं बेटा? सबको समझ में आई बात? ये जो बीच का एरिया होता है, ये जो बीच का एरिया होता है, इसी के अंदर ही तो बच्चा पलेगा बच्चे, इसी के अंदर तो बच्चा पलेगा। ये होता है यूट्राइन कैविटी, जिसको हम बॉडी ऑफ द यूट्रस भी कहते हैं। इसको हम बॉडी ऑफ यूट्रस भी कहते हैं। कुछ दिक्कत वाली बात? ये जो उठा हुआ डोम शेप पोर्शन होता है, ये जो डोम शेप पोर्शन होता है उठा हुआ ऐसा गोलाई वाला, ये आपका क्या होता है? इसको हम बोलते हैं बेटा फंडस। कोई प्रॉब्लम वाली बात? तो सबको यूट्रस के बारे में समझ में आ गया। जो ये लास्ट रहता है बेटा पोर्शन, ये क्या है बेटा? ये है आपका सर्विक्स। अब जरा मैं इसके बारे में अगर आपको बताऊं बेटा, इस सर्विक्स के बारे में, तो ये थोड़ी सी बात समझें आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो लास्ट पार्ट था सर्विक्स, हम इसके बारे में बात करें बेटा, तो जो सर्विक्स है ये आपका क्या हुआ? ये इस तरीके से आपका ऐसे यूट्रस का लास्ट पार्ट है बेटा, ये ऐसे इधर यूट्रस आ रहा है, ठीक है ना? ये जो लास्ट पोर्शन है आपका, ये आपका सर्विक्स है। तो बेटा अगर मैं सर्विक्स के बारे में आपको बताऊं तो आप चीज़ें समझो बेटा, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि ये जो सर्विक्स होता है ना, इस सर्विक्स के अंदर इस तरीके से ना 2 ऐसे उभार होते हैं, ऐसे उभार होते हैं। बाहर से देखेंगे तो ये बाहर वाला, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल, और ये क्या होता है बेटा? अंदर वाला इंटरनल ऑस। तो ये बेटा बाहर वाला एक्सटर्नल और इंटरनल ये ऑस होता है। अब ये क्या होता है बेटा? समझो, देखो बच्चे का डिलीवरी के टाइम पर आपको पता है बेटा, डिलीवरी के टाइम पर क्या होता है? बच्चे का हेड बाहर आता है, तो पहले क्या आएगा बेटा? उसका सर। अब जब 9 महीने पूरे होने हो जाते हैं तो बेटा क्या होता है? बच्चा बाहर आने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा? बच्चा जब बाहर आने की कोशिश करता है, ये वाला जो इंटरनल ऑस है ये उसको रोक के रखता है। जब ये ओपन हो जाता है तो ये क्या करता है बेटा? ये क्या करता है? ये अर्ज डेवलप करता है। अर्ज मतलब अर्ज तो नहीं कहेंगे, प्रॉपर वर्ड अर्ज तो नहीं है, लेकिन ये मान लो कि उसको जो लेबर पेन होता है ना, जो पेन है वो आपके चालू हो जाएंगे। तो इसमें अर्ज मतलब लेबर पेन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। पर क्या बच्चा बाहर आएगा? अभी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी बाहर वाला गेट बंद है। ये अगर ओपन हो गया तो समझ लो बेटा डिलीवरी हो जाएगी। सही ना? अगर ये ओपन हो गया तो समझ जाओ बेटा डिलीवरी हो जाएगी। ये क्लियर है? कोई कंफ्यूजन वाली बात किसी को? क्लियर है? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक? तो ये चीज़ बेटा मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ये जो आपका सर्विक्स है ये लास्ट पार्ट है, और ये बच्चे को बाहर निकालने में कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है, इसलिए बेटा इसको बर्थ कैनाल भी कहते हैं।
समझ में आई बात? तो ये आपका बर्थ कैनाल भी कहते हैं। ठीक, इस ये जो आपका यूट्रस है, अगर हम देखें जो यूट्रस है बेटा, वो सर्विक्स है, इस सर्विक्स के आसपास ना, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सर्विक्स के आसपास बेटा म्यूकस पाया जाता है। इसके आसपास यहाँ पर म्यूकस पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, सर्वाइकल प्लग। इसको सर्वाइकल प्लग भी कहते हैं। सर्वाइकल प्लग क्या होता है बेटा, एक म्यूकस। और बेसिकली देखो सिंपल, हमारी बॉडी में म्यूकस का जो सबसे मेन काम है वो क्या है बेटा, डिफेंस। नोज में म्यूकस होता है, कहीं भी म्यूकस होता है, वो क्या करता है, बाहर से आने वाले जर्म्स को वहीं चिपका लेता है ताकि वो अंदर एंट्री ना कर पाए। सबको समझ में आई बेटा? तो वो आपके अंदर एंट्री नहीं करनी चाहिए। ये काम किसका होता है बेटा, इसी का ही होता है। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई बेटा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ये जो सर्वाइकल प्लग है, कोई भी इन्फेक्शन अंदर जाएगा तो ये उस इन्फेक्शन को रोक लेता है, ये उस इन्फेक्शन को रोक देगा बेटा। और वहीं से वहीं इसको क्या कर देगा कि जब, अगर लड़कियों को ये बात पता है, लड़कों को नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, जब लड़कियों को मेंसेस आने वाले होते हैं ना, तो उनको थोड़ा थोड़ा तो मेंसेस के डेज से 2-3 दिन पहले से उनको वाइट डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। वो वाइट डिस्चार्ज म्यूकस वाला, वाइट डिस्चार्ज मतलब वो बीमारी नहीं, वो ये म्यूकस ही हट हट के बाहर आता है इसके। तो एक तरीके से बॉडी के अंदर जितने भी वो डस्ट पार्टिकल यानी कि जर्म पार्टिकल यहाँ पे चिपका दिए उसने, अब वो इसको बाहर निकालने का काम करता है। समझ में आई बात? तो ये इस तरीके से बेटा इसको बाहर रिलीज आउट कर देता है। कोई समस्या? चीज़ें क्लियर है बेटा? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक छोटा सा कंसेप्ट और बेटा पता होना चाहिए आपको कि जो हमारा ये यूट्रस है, देखो बेटा कुछ बच्चे अभी भी ऐसे होंगे उनको शायद ये बात नहीं पता होगी, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ बेटा समझो, मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा ये है आपका यूट्रस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि सेक्सुअल कांटेक्ट के टाइम पर आप इस रास्ते के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करते हो, नहीं। ये जो सर्विक्स है इसके साथ में इस तरीके से सेम डायरेक्शन में नहीं, सेम डायरेक्शन में यानी सीधा सीधा नहीं, साइड में होते हुए ये एक रास्ता होता है। इस रास्ते को बोलते हैं वेजाइनल रास्ता यानी वेजाइनल कैनाल। ये बेटा वो रास्ता है जिसमें आप सेक्सुअल कांटेक्ट करते हो, यानी सेक्सुअल कांटेक्ट के टाइम पर पेनिस सिर्फ इस रास्ते में आता है, इस यूट्रस के अंदर नहीं। तो ये वो ओपनिंग है जिससे सेक्सुअल कांटेक्ट होता है बेटा। समझ में आई बात? और ये कभी भी सीधा नहीं होता है, आप खुद देख लो बेटा, ये सीधा नहीं है। ये आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर हम देखें, अरे बच्चे कलर का बड़ा इशू रहता है। क्या हुआ, ये देखो आप, ये देखो ये वाली एक्सिस है और वेजाइनल एक्सिस ये वाली है। तो देखो ये क्या सीधा है? नहीं, सीधा होता तो 180 डिग्री होता। तो वेजाइनल एक्सिस और सर्वाइकल एक्सिस में ये डिफरेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको। क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम वाली बात किसी को? ठीक है बेटा, सही है। एक पॉइंट बेटा जो समझना है आपको, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये बॉडी ऑफ द यूट्रस है। ये यहाँ पर आप देखो, ये इसका जंक्शन है, ये यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये सही से इसका जंक्शन है बेटा। ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, यहीं पर ही होता है क्या, कॉर्नुआ। ठीक है ना, वर्ड समझ में आया बेटा? थोड़ा कोशिश करता हूँ राइटिंग को लेके, कॉर्नुआ। तो ये आपको कॉर्नुआ कहलाता है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? कंटेंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हंसी मजाक थोड़ी हो रही है कम, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी लंबी बन जाएंगी आपकी, फिर आपको यार इतनी बड़ी बड़ी वीडियो कैसे देखें। पहले आदत डाल लो कंटेंट को कलेक्ट करने का, फिर तो बेटा इतने पर्सनल एक्सपीरियंस और वीडियोस में मैं आपको हंसी मजाक में चीज़ें बताऊंगा कि आप भी कहोगे अरे अच्छा भैया ऐसे ऐसे होता था। ठीक है ना, अभी पहले आदत डाल लो कंटेंट को पढ़ने की। चलिए, तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में आई। क्या पढ़ा हमने, ध्यान से एक बार रिकॉल कर देते हैं। अभी तक क्या हम लोगों ने देखा, वो हमने जो देखा बेटा वो ये कि हम लोग फेलोपियन ट्यूब के बारे में बात कर रहे थे। फेलोपियन ट्यूब में अगर हम देखें बेटा क्या है, यहाँ से फेलोपियन ट्यूब क्या होता है बेटा, ये आपका ओविडक्ट भी कहलाता है। कितना बड़ा होता है बेटा, 10 से 12, ये मैंने बताया नहीं था, ये ध्यान रख लो बेटा, 10 से 12 सेंटीमीटर का ये होता है। यूट्रस के दोनों साइड से निकला होता है। इसमें फनल शेप आपका दिख रहा है बेटा, ये आपका इनफंडिबुलम होता है, जिससे क्या निकल रहे हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन फिम्ब्रिया निकल रहे हैं। ये जो इनफंडिबुलम है यही सबसे वाइड पोर्शन किस में कंटिन्यू हो जाता है आपका,
ये कंटिन्यू हो जाता है आपका एम्पुला में। यूट्रस को हम वोम्ब भी कहते हैं, बोलते हैं ना तुझे हमने 9 महीने अपनी कोख में रखा, वो कोख क्या होता है, वो कोख का मतलब वोम्ब ही होता है। समझ में आई बात नहीं? इसमें क्या होता है फिर नीचे बेटा, क्या होता है इसमें रास्ता वेजाइना से यूट्रस किस पे कंटिन्यू हो जाता है बेटा, सर्विक्स के द्वारा। उस रास्ते को क्या कहते हैं बेटा, सर्वाइकल कैनाल। यूट्रस की वॉल हमने कितनी पढ़ी, 3। बाहर वाली बेटा पेरीमेट्रियम, फिर मसल वाली मायोमेट्रियम और ग्लैंड वाली एंडोमेट्रियम। ये बात बताया बेटा, बाहर वाली पतली, ये मसल वाली और ये ग्लैंड वाली। समझ में आई बात है? मैंने आपको ये बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम टूट के बाहर आती है, पेरीमीट्रियम मायोमेट्रियम को वैसी वैसे रहती है, उसको कुछ नहीं होता। फिर मैंने बताया बेटा वो फैटी एरिया एक्सटर्नल जेनिटल में मॉन्स पीपिस होता है। थिक वाला जो एरिया होता है फ्लैशी फोल्ड, वो आपका लेबिया मेजोरा, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, लेबिया माइनोरा। फिर मैंने हाइमन के बारे में बताई बात, फिर मैंने क्लाइटोरिस के बारे में बताई आपको बात, और मैंने आपको ये बताया फर्स्ट सेक्सुअल कांटेक्ट में ऑफनली ये टूट जाती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये केवल सेक्सुअल कांटेक्ट में टूटती है, इसलिए हम इसको रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी नहीं कह सकते। ये टूटी है तो इसने सेक्सुअल कांटेक्ट ही किया होगा। एक एक स्टेटमेंट समझ में आ गई। एनसीईआरटी में जो दिया था मैंने एक एक बात बता दिया, और एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत सारे कंसेप्ट आपको समझा दिए, बहुत सारी। ग्लैंड्स इसमें एनसीईआरटी में नहीं है, वेस्टिब्यूल का कंसेप्ट एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है ना। एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी नहीं है जो मैंने आपको समझाई है। चीज़ें क्लियर है बेटा? अब हमारा जो बेटा इसमें लास्ट पार्ट रह जाता है, अगर हम देखें वो हमारा जो रहता है इसका बेटा, वो कंसेप्ट हमारा जो रह रहा है वो रह रहा है किसका बेटा, वो रह रहा है आपका ओवरी का। और हमारा जो लास्ट पार्ट रह रहा है बेटा, वो रह रहा है बेटा ओवरी। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये जो ओवरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात? तो इस ओवरी को ध्यान से समझना। तो ये ओवरी अगर समझ में आ गई तो समझो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। ओवरी समझ में नहीं आई तो नहीं समझ में आएगा। हालांकि ओवरी के डिटेल डिस्क्रिप्शन इसके नेक्स्ट वाले में, जिसमें मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको समझाऊंगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल की। उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आपको मैं पूरा वीडियो के बारे के थ्रू समझाऊंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे होती है। ठीक है बेटा, कहानी समझ में आ गई? चलिए, तो अभी बस इसका एक आइडिया लेते हैं, और वो आइडिया क्या है बेटा, ओवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो से में ओवरी होगी, और हर एक क्लास में ओवरी बार बार रिलेट करी जाएगी, इसलिए ओवरी को रखना दिमाग में। ठीक है बच्चे, हमें पता है ये है बेटा यहाँ पर ओवरी, ठीक है ना। ओवरी कितनी होती है बेटा, ये 2 होती है, पहली बात। ओवरी के अगर मैं लिगामेंट्स की बात करूं, है ना, ओवरी के कितने लिगामेंट्स होते हैं, ओवरी के लिगामेंट्स की बात करूं तो ओवरी के कितने लिगामेंट होते हैं बेटा, 2। एक तो ये, एक तो बेटा क्या हो गया, जिसको हम क्या कहेंगे, यूटेराइन लिगामेंट, क्योंकि ये यूट्रस से जुड़ा हुआ है। और या तो ये कह लो ये यूट्रस को जोड़ रहा है इससे, या ये कह लो यूट्रस को ओवरी से जोड़ रहा है, तो इसी को हम ओवेरियन लिगामेंट भी कहते हैं। समझ गए? और दूसरा कौन सा होता है बेटा, ये स्पेस दिख रहा है, इसी स्पेस, ये जो खाली स्पेस है, ये स्पेस नहीं होता है खाली, यहाँ पर भी एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, ब्रॉड लिगामेंट। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ब्रॉड लिगामेंट। तो हमारे इसके बेटा 2 लिगामेंट्स होते हैं। यहां तक कहानी सबको समझ में आई बेटा? ओवरी का काम, ओवरी है, कोई भी अगर हम ओवरी देखें, कोई भी ओवरी देखें, कोई भी और स्ट्रक्चर जो सॉलिड होता है एक तरीके से, अगर हम उसको देखें तो हम उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बेटा। बाहर वाला जो पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, कॉर्टेक्स, और अंदर वाला जो पोर्शन होता है बेटा उसे हम क्या कहते हैं बेटा, मेडुला। तो आपकी एनसीईआरटी भी ये कहती है कि ओवरी के अंदर क्या पाया जा रहा था, आपका स्ट्रोमा एरिया जो था, उसको 2 एरिया में डिवाइड कर दिया हमने। बाहर वाले को हमने कॉर्टेक्स कह दिया, और अंदर वाले को हमने क्या कह दिया बेटा, अंदर वाले को हमने मेडुला कर दिया। ओवरी का क्या काम है बच्चे, ओवरी का काम क्या है, ओवरी का काम अगर बोला जाए तो ओवरी का काम क्या है हमारे, मैंने आपको बताया था, एक तो एग बनाना, ये एग बनाएगा, और दूसरा क्या काम करेगी बेटा, ये दूसरा काम ये था कि ये क्या बनाएगी आपके, ये सिक्रीट करेगी आपके हार्मोन्स। तो ये बेटा हार्मोन्स को सिक्रीट करने का काम करेगी।
सबको कहानी समझ में आ गई बेटा? किसी भी तरह की कोई समस्या वाली बात तो नहीं ना? ठीक है, तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है। अब ओवरी है, नेक्स्ट वीडियो से अब मैं ओवरी के अंदर क्या पूरा बवाल मच रहा है वो समझाऊंगा, उससे रिलेटेड मेंस्ट्रुअल साइकिल समझाऊंगा, एग फॉर्मेशन समझाएंगे, और ये चैप्टर वो आपका फटाफट हम खत्म कर देंगे। समझ में आई बात? तो ये चीज़ है बेटा, ध्यान से बेटा मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर लें बेटा, सब्सक्राइब कर लें, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है ताकि आपको नोट्स मिल जाए। यूट्यूब पे जो भी दोस्त आपके नहीं ले रहे हैं क्लास बेटा, वो उसको बोल दो कि क्लास लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है समर्थ बैच। बस लेना उन्हीं को ही है जो सिंसियरिटी मेंटेन कर सकें। जो नहीं मेंटेन कर सकते हैं सिंसियरिटी बेटा, आप प्लीज़ 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 इस बैच में ज्वाइन ना हो। मुझे फॉर्मेलिटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है ना? आपको जो इश्यूज़ हो रहे हैं कुछ राइटिंग का, वो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि देखो बहुत ज़्यादा तो सही नहीं हो सकती, अब इतने साल हो गए मुझे, लगभग 40 साल के आसपास होने वाले हैं, ठीक है ना? तो वो राइटिंग तो ज़्यादा चेंज नहीं होगी। हाँ, मैं कुछ कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा पहले से क्लियरिटी हो जाए धीरे धीरे से। तो बेटा इन्हीं सब चीज़ों के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहें। ओवरी वाली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो नहीं छूटनी चाहिए, ध्यान रखना बेटा, ख्याल रखना अपना, ठीक है बेटा? तब तक के लिए सायना।